सम्राट चौधरी एक ऐसे माहौल में आए हैं, एक ऐसे समय में आए हैं जब नीतीश कुमार 20 साल शासन करने के बाद सुशासन बाबू का तमगा लेकर के वो बाहर गए। ललन सिंह जो बात कर रहे हैं वो सही है या फिर नीतीश कुमार जो कर रहे हैं वो सही है, तो उस पर झटा चला दे। झटा जानते हैं ना क्या होता है? इतना बड़ा एक डंडा होता है, समझे? उस डंडा से आम तोड़ने का प्रयास किया जाता है, तो या तो आम टूट करके झटा भी साथ में आ जाता है या झटा पेड़ के किसी टहनी में जाके फंस जाता है। तो ऐसी स्थिति में निशांत की जो एंट्री है वो बड़े सदन से होकर के सरकार में आएगी। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं रितेश। भारत लाइव देख रहे हैं आप। हमारे साथ बाबा जी हैं और आपका स्वागत करते हैं स्पेशल स्टोरी में। बिहार की राजनीति में जून का महीना सिर्फ मौसम नहीं बदलने वाला है, ये तय करेगा कि सत्ता के बाग में पका हुआ आम किसके हिस्से आएगा और किसके हाथ सिर्फ गुठली लगेगी। अब बीजेपी चाहेगी कि संगठन में जोश दिखे, सम्राट चौधरी अपनी पकड़ साबित करे। सम्राट का अग्नि परीक्षा अब स्टार्ट होने वाली है। हम बाबा जी से जानेंगे कि नीतीश की नेक्स्ट चाल क्या होगी। अग्नि परीक्षा में क्या सम्राट खरे उतर पाएंगे या नहीं? आएगा आम या हाथ लगेगा झटका? बाबा जी क्या बोलेंगे आप? देखिए रितेश, निश्चित रूप से सम्राट चौधरी की अग्नि परीक्षा, किसी की भी अग्नि परीक्षा शुरू होती है जब वो किसी पद पर आता है, जिम्मेवार पद पे आता है, तो उससे बहुत सारी उम्मीदें होती हैं और जहां उम्मीद होगी वहां संभावनाएं, आपकी अग्नि परीक्षा, आपके ऊपर प्रेशर, दबाव, ये सब कुछ आना निश्चित है। सम्राट चौधरी एक ऐसे माहौल में आए हैं, एक ऐसे समय में आए हैं जब नीतीश कुमार 20 साल शासन करने के बाद सुशासन बाबू का तमगा लेकर के वो बाहर गए। तो ऐसी स्थिति में सम्राट चौधरी पर कुछ ज्यादा ही लोड है। एक लोड तो पहला उनका 3 फोरम में उनको लोड है। पहला तो यह है कि समीकरण, किस समीकरण की तरफ वो चलेंगे, नीतीश कुमार द्वारा बनाए गए समीकरण पर कैसे वो आगे बढ़ेंगे, नीतीश कुमार के बनाए गए रास्ते पर कैसे वो चलेंगे। एक ये जिम्मेवारी उनकी है। दूसरी, एक उससे भी बड़ी जिम्मेवारी है सरकार चलाने की, क्योंकि सरकार के अब मुखिया हैं वो। अब दूसरे तीसरे पायदान पर नहीं, पहले पायदान पर वो खड़े हैं। उनका हर फैसला जो है वो उसको कसौटी पर रखा जाएगा, कसा जाएगा और उसकी अग्नि परीक्षा होगी। इसके अलावा गठबंधन के भीतर कैसे सामंजस्य बिठा के रखा जाए, ये जिम्मेवारी भी उनकी है। अभी सम्राट चौधरी की एक परीक्षा हुई है। ये छोटी परीक्षा थी जिसको एक टेस्ट कर सकते हैं। तो टेस्ट में अक्सर आपने देखा होगा कि टीचर ग्रेस पॉइंट देने की, क्लास में अच्छा स्टूडेंट किया है, हो सकता है कि उस समय उसको किसी तरह की कोई परेशानी होगी, नहीं समझ में आया होगा, इसलिए बेहतर नहीं कर पाया तो उसको पास करा दिया, प्रमोट किया जाता है। लेकिन सम्राट चौधरी की जो अग्नि परीक्षा अब होने वाली है और नीतीश कुमार की जो प्लानिंग की बात हम कर रहे हैं कि नीतीश कुमार नेक्स्ट चाल क्या कर चलेंगे, कुछ उसकी झलक हमने कल दिया था। ललन सिंह के बयान के बाद भी ये चर्चा होने लगी है कि नीतीश कुमार कोई भीतर ही भीतर खिचड़ी पका रहे हैं क्या। इन सारी बातों को लेकर के इसीलिए हमने कहा था कि जो दोनों परिस्थितियां हैं, एक सम्राट चौधरी को खुद को प्रूफ करना है और प्रूफ करेंगे तभी उनकी अग्नि परीक्षा फाइनल होगी। दूसरी तरफ नीतीश कुमार किस तरह की चाल चलते हैं या नहीं चलते हैं, या फिर भीतर ही भीतर सिर्फ एक संभावनाएं हैं, एक कयास है जिसके तहत ये कहा जाता है कि नीतीश कुमार कोई चाल चलेंगे। लेकिन ललन सिंह के बयान के बाद ये साफ हो गया कि एक तरफ ललन सिंह जो बात कर रहे हैं वो सही है या फिर नीतीश कुमार जो कर रहे हैं वो सही है। खैर, हम इस विवाद में नहीं जाते हैं। हम जाते हैं कि आने वाले 100 से 120 दिनों में पूरी तरह से बिहार की राजनीति जो है वो खुल करके सामने आ जाएगी। सम्राट चौधरी के भाग्य का भी फैसला होने लगेगा। कहा यह भी जा रहा है कि सम्राट चौधरी को एक टाइम टेन्योर के लिए मुख्यमंत्री की कुर्सी दी गई है। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के चुनाव में इनको प्रमोट करना चाहती है योगी टाइप का, कि बिहार में भी हमारे पास योगी हैं, हमारे पास बिहार में भी सरकार है, बिहार में भी एक ऐसा व्यक्ति हमारे यहाँ है जो बोल्ड फैसले लेता है। ये सभी बातें कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के चुनाव में काम करेंगी। लेकिन उससे पहले जो विपक्ष अपनी तैयारी कर रहा है, जो नीतीश कुमार की चुप्पी है, वो अलग कहानी कह रही है। नीतीश कुमार की नेक्स्ट चाल क्या होगी, इसको लेकर के ये कहा जाएगा कि जैसे आपने देखा होगा कि जब आम के पेड़ पर, मौसम भी आम का है, जब ये चुनाव हो रहे होंगे, जब इनकी अग्नि परीक्षा हो रही होगी सम्राट चौधरी की, उस समय आम पूरे परवान पर होंगे और
बाल हट क्या होता है ना कि वो आम कितनों खरीद के दे दीजिएगा, लेकिन आम का पेड़ रहेगा ना तो उस पर झटहा चला देगा। झटहा जानते हैं ना क्या होता है? इतना बड़ा एक डंडा होता है, हाँ, समझे? उस डंडा से आम तोड़ने का प्रयास किया जाता है, तो या तो आम टूट करके झटहा भी साथ में आ जाता है, या झटहा पेड़ के किसी टहनी में जाके फंस फंस जाता है। जाएगा, इसी को कहते हैं आम आएगा कि झटहा जाएगा। झटहा जाएगा जी। अब सीधी सी बात है कि एक तो चुनाव हुआ, जिस चुनाव में बुरी तरह से परास्त हुई एनडीए गठबंधन, और तब परास्त हुई जब एक राज्य के साथ साथ और भी कई राज्यों में उसकी सरकारें बनी। बिहार के पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल में जो लंबे समय से वो तैयारी कर रहे थे, उस राज्य में उनकी सरकार बनी। लेकिन उसके बावजूद भी बिहार में एमएलसी का एक सीट का चुनाव था, जो कि सीट एनडीए गठबंधन की ही थी, वो सीट पर वो हार गए। ऐसे में अब जो आने वाला समय है उसमें लगभग आधा 1 दर्जन के आसपास एमएलसी के सीटों पे चुनाव होना है, 10-11 सीटों पे चुनाव होना है। और इसको लेकर के जो परिस्थितियां बनी है वो इशारा कर रही हैं कि सम्राट चौधरी की एक बड़ी परीक्षा होने जा रही है। इसमें अगर बात करें हम तो 9 सीट जो है, वर्तमान कार्यकाल इनका जो है 28 जून को समाप्त हो रहा है, यानी 28 जून से पहले ये चुनाव हो जाने हैं। जहां आप बैठे हैं वहां मई का महीना है। इस मई के महीना में अभी लगभग 40-42 दिन बचे हुए हैं, और उस 40-42 दिनों में बिहार की राजनीति एक बार फिर से खौलेगी, उबलेगी। और इसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसमें एक नीतीश कुमार की भी सीट है। तो नीतीश कुमार की सीट पर कौन आएगा, कैसे आएगा, किस तरह से उसकी रणनीति बनाई जाएगी, एक बात तो स्पष्ट साफ साफ नजर आ रही है कि सीट पर पहला अधिकार जो है वो निशांत कुमार का हो उनके गया। बेटे निशांत कुमार, क्योंकि निशांत कुमार, जब ये कहा जा रहा था कि हरनौत से चुनाव लड़ेंगे, तो हरनौत के जो अभी वर्तमान विधायक हैं उन्होंने कहा कि 10 बार से वो जीतते आ रहे हैं, अंतिम समय में उनको क्यों हटाया जाएगा। तो ऐसी स्थिति में निशांत की जो एंट्री है वो बड़े सदन से होकर के सरकार में आएगी। नीतीश कुमार भी लंबे समय तक बड़े सदन के हिस्सा रहे हैं, बिहार विधान परिषद के सदस्य के रूप में ही वो चुने जाते रहे हैं, और उन्होंने बिहार को ही किया है, राज्य किया है। तो एक सीट तो ये हो गई। वर्तमान जो 10 सीटें हैं उसमें दलीय स्थिति के हिसाब से अगर देखें तो जेडीयू की 5 सीटें हैं। नीतीश कुमार, जिसका हमने पहले जिक्र कर दिया, गुलाम गौस की एक सीट है, भीष्म साहनी की है, कुमुद वर्मा की है, और भगवान सिंह कुशवाहा की है, जिसमें भगवान सिंह कुशवाहा ऑलरेडी विधायक बन चुके हैं। तो इनकी भी सीट खाली हुई है और इनका कार्यकाल भी खाली हो रहा है 28 जून को। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी की भी 2 सीटें हैं, इसमें से सम्राट चौधरी और संजय मयूख की सीटें हैं। सम्राट चौधरी भी ऑलरेडी विधानसभा जीत करके निचले सदन में जा करके और वहां बिहार के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। संजय मयूख की बात में कहा जा रहा है कि संजय मयूख को विधानसभा लड़ाया जाएगा, ये किया जाएगा, वो किया जाएगा। बांकीपुर की सीट खाली है, और बांकीपुर की सीट पे अगर संजय मयूख को खड़ा भी कर दिया जाता है तो संजय मयूख के लिए, उनके कैरियर के लिए, राजनीतिक कैरियर के लिए उचित नहीं होगा। क्योंकि बांकीपुर और संजय मयूख, ये दोनों को अगर जोड़ के देखते हैं तो संजय मयूख के पास केंद्र का इतना सारा काम है, वो केंद्र में मुख्य मीडिया प्रभारी हैं, और मीडिया प्रभारी होने के नाते उनको देश भर में किस तरह से मीडिया मैनेजमेंट करना है, मीडिया में कौन सी बात जाएगी, कैसे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के सहित पूरे मंत्रिमंडल की छवि को दुरुस्त रखना है, इनकी बड़ी जिम्मेवारी है। तो ऐसी स्थिति में ये जो बांकीपुर की सीट है, इसमें मुझे थोड़ा सा संशय लग रहा है कि उनको चुनावी मैदान में उतारा जाएगा, क्योंकि उसके लिए और भी कई लोग खड़े हैं लाइन में, और अच्छे मजबूत लोग हैं, जिसमें रणवीर नंदन का भी नाम आ रहा है। रणवीर नंदन काफी मजबूत हैं, जमीनी पकड़ वाले नेता हैं, और उनको बिहार में ही रहना है, उनके पास संगठन की जिम्मेवारी है। अभी वो जहां है, जिस पद पे हैं, वहां भी वो बेहतर काम कर रहे हैं, धार्मिक न्यास परिषद के अध्यक्ष के रूप में। कई ऐसे कार्यक्रम उन्होंने किए हैं जो कार्यक्रम लोगों को काफी अच्छा लगा है, और भारतीय जनता पार्टी को सूट भी करता है वो। तो ऐसी स्थिति में ये 2 सीटें जो खाली हो रही है, सम्राट चौधरी की सीट पर कौन जाता है, संभावना यही व्यक्त की जा रही है कि इस सीट पर आरएलएम का कब्जा होगा। दीपक प्रकाश जो है उनको ये सीट दी जाएगी, शायद समझौता इसी पर हुआ है। तो एक सीट तो ये भी हो गई। बाकी संजय मयूख जो है फिर से अपनी सीट कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि केंद्र की राजनीति भी करनी है उनको। तो केंद्र की राजनीति करने के लिए उनको एकदम निश्चिंत सीट चाहिए, जनता का दबाव उनको नहीं झेलने देना होगा। कारण कि अगर आप विधानसभा का चुनाव जीत करके आते हैं तो जनता की बहुत सारी डिमांड होती है, भावनाएं होती हैं, जनता से आपको रूबरू होना पड़ता है, उसको समय देना पड़ता है। और ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के लिए जो काम वो बेहतर ढंग से कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, वहां कहीं ना कहीं कमी हो जाएगी। तो एक तो ये है।
आरजेडी की 2 सीटें खाली हो रही है, मोहम्मद फारूक और सुनील सिंह, जो बिस्कोमान के पहले अध्यक्ष हुआ करते थे, उनका भी बहुत सारा कहानी आपको पता होगा। तो ये 2 सीटें खाली हो रही है। कांग्रेस की 1 सीट है समीर कुमार सिंह की, वो खाली हो रही है। ऐसे में जो जेडीयू के भगवान सिंह कुशवाहा और बीजेपी के सम्राट चौधरी वर्तमान में मंत्रिमंडल का हिस्सा है, और हिस्सा रहने के बाद ये अब जो खाली सीट है उसमें किसको उतारा जाएगा, ये मंथन के दौर से गुजरेगा। सीटों में उम्मीदवारी को लेकर के और भी कई तरह की बातें कही जा रही है। जो सबसे बड़ी बात है उसमें निशांत का, दीपक प्रकाश का, संजय मयूख का, गुलाम गौस का, कुमुद वर्मा का, एलजेपी की तरफ से भी 1 सीट देने की बात चल रही है कि ये जो 10 सीट खाली होंगे उसमें से जो राजद वाला है वो सीट इधर स्विच करेगा, वो एलजेपी को दिया जाए। सुनील कुमार सिंह जो है आरजेडी वाले, उनको कहा जा रहा है कि एक बार फिर से कंटिन्यू किया जाएगा। तेजस्वी यादव के नए चेहरे में कौन होगा, ये तेजस्वी यादव को फैसला करना है। अब ऐसी स्थिति में समीर कुमार सिंह कांग्रेस वाला सीट ऐसा लगता है कि वो उनके हाथ से निकल गई है, अब उनका कंटिन्यू करना मुश्किल लग रहा है। एनडीए में जहां तक बात करें तो बहुमत की बात करें तो इसमें 2025 के जो चुनाव परिणाम आए हैं उसमें 89 विधायक में से 88 विधायक जो हैं आज के डेट में भारतीय जनता पार्टी के पास हैं, 85 विधायक जनता दल यूनाइटेड के पास है, 19 विधायक जो हैं वो लोक जनशक्ति पार्टी के पास हैं, 5 विधायक जो हैं हम के पास हैं, 4 विधायक आरएलएम के पास हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं एनडीए गठबंधन के पास ऐसी स्थिति बनती है कि बहुमत के दम पर 10 में से अधिकांश सीटें वो अपने पास ले लें, यानी 9 सीटें कम से कम वो लेती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि 41 मात्र सीटें मैंने इस एनडीए गठबंधन से बाहर है, जिसमें अलग के लोग भी हैं, एआईएमआईएम भी है, इसमें बीएसपी भी जीत करके आई है। तो ऐसी स्थिति में ऐसा लगता है कि चुनौतियां काफी हैं। 35 विधायक आरजेडी के हैं, जिसमें से 25 आरजेडी के हैं, कांग्रेस के 6 हैं, वाम दल के 3 हैं और अन्य आईपी गुप्ता के 1। तो ऐसी स्थिति में ये संख्या बल के हिसाब से आरजेडी के लिए अपने दम पर ज्यादा सीटें निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, 1 सीट मात्र उनको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर बात करें तो भोजपुर बक्सर की सीट जो है वो जीतने के बाद, स्थानीय निकाय की जो सीट थी उसको जीतने के बाद कहीं ना कहीं विपक्ष का या आरजेडी का कह लीजिए कि हौसला बुलंद हुआ है। ऐसी स्थिति में ये बात साफ नजर आ रहा है कि तेजस्वी यादव कुछ अलग करेंगे, और तेजस्वी यादव की इस जीत के साथ साथ एक बात तो निश्चित रूप से नजर आ रहा है कि क्या ये चुनाव बिहार में एक बार फिर से राजनीति में भूचाल लाने वाला होगा। हालांकि है तो एमएलसी का चुनाव, लेकिन इस चुनाव में जो परिस्थितियां बनी हैं वो इशारा कर रही हैं कि कुछ बड़ा हो सकता है। बड़ा क्या होगा, क्या सम्राट चौधरी इसका सामंजस्य जो मैंने शुरू में बताया कि समीकरण साधने में वो सफल होंगे, क्या सम्राट चौधरी सरकार और अपने जो गठबंधन के साथी हैं उनके बीच में सही ढंग से फैसले कर पाएंगे, ये सारी बातें अब देखने वाली है। क्योंकि सम्राट चौधरी के पास ये पहला मौका होगा जब वो टेबल टॉक के लिए बैठेंगे एज अ मुख्यमंत्री, और मुख्यमंत्री पर जिम्मेवारी होती है पार्टी से लेकर के सरकार तक और गठबंधन तक सबको एक सूत्र में पिरो करके चलने का, जैसा कि नीतीश कुमार ने पहले भी किया है। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि नीतीश कुमार के रास्ते से, नीतीश कुमार के इशारे पे, उनकी रणनीति और उनकी प्लानिंग के हिसाब से ये सब कुछ होता है, या फिर नीतीश कुमार कोई अलग प्लानिंग बनाते हैं। इन सभी बातों को लेकर के उम्मीदें सबकी हैं। उस उम्मीद पर सम्राट चौधरी को खरा उतरना है। अगर थोड़ा सा भी मिस्टेक हुआ तो नीतीश कुमार के पास वो ऑप्शन है, जैसे आम तोड़ने के चक्कर में झटहा फंस जाता है, वैसे कहीं ऐसा ना हो कि भारतीय जनता पार्टी बिहार में अपनी सरकार चलाने के लिए जो फैसले ले, उस फैसले में थोड़ा सा 19-20 हो तो आम टूटे चाहे टूटे, झटहा जरूर फंस जाएगा। ये कहीं ना कहीं संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं, और ये अगर होता है तो बिहार में एक बार फिर से राजनीतिक उथल पुथल निश्चित रूप से होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो हमने बाबा जी से तमाम बातें की। आप कमेंट सेक्शन में जरूर अपनी राय बताइएगा। आप देख रहे थे भारत लाइव। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में
बिहार के, एक तो बिहार की बात करें, उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं, तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।